हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो लेक्चर पे जानेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी एक सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। आइए जानते हैं नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो नॉर्मेलिटी क्या है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। दैट मीन्स 1 लीटर सोल्यूशन में कितने सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, उसको हम बोलेंगे नॉर्मेलिटी। चलिए आइए इसका फार्मूला निकालते हैं। तो जो नॉर्मेलिटी है एन से डिनोट करते हैं। एन इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। और 1 लीटर में कितने हैं? इन 1 लीटर मीन्स वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। वॉल्यूम आपका है 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। अब यहां पर आपको ये देखिएगा, यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है। जैसे देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, जैसे मोल्स होता है। मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपान में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, उसी तरह जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है गिवन मास अपान में इक्विवेलेंट वेट। ये आपका जो है होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट या इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे मोल क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपान इक्विवेलेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपान में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये इस तरह से यहां पर हम निकालेंगे। तो देखिए इसका नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या बनेगा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपान में इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये लीटर में है, किसमें है वॉल्यूम? हमारा लीटर में है, LIT लीटर। ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक है, सिमिलरली नॉर्मेलिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट अपान में इक्विवेलेंट वेट इनटू, अगर आपका वॉल्यूम ml में दिया गया है, अगर आप V इक्वल टू आपका किसमें दिया गया? ml में, तो ये हो जाएगा आपका जो है 1000 अपान में V। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी, जहां पर n आपको नॉर्मेलिटी को प्रेजेंट करता है, W वेट ऑफ सॉल्यूट, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। तो V आपका है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। तो यहां से हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। इसका जो यूनिट होता है, नॉर्मेलिटी का यूनिट होगा, क्योंकि यहां पर बात क्या होगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। दिस इज द यूनिट। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आपका हो गया नॉर्मेलिटी का यूनिट। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि हमारा इक्विवेलेंट मास क्या होता है, क्योंकि आप मोलर मास आप जानते हैं। हम यहाँ पर अब बात करेंगे इक्विवेलेंट मास की। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। चलिए तो आइए सीखते हैं इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट मास का आना बहुत जरूरी है। चलिए आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट मास तो कैसे निकालते हैं? देखिए पहले तो इक्विवेलेंट मास को हम कई कैटेगरी में, कई क्लासेस में निकालते हैं। तो पहला हम लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का अगर निकालना है तो उसका फार्मूला आपका बन जाएगा कि जो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, और इसको हम डिवाइड कर देंगे उसके वैलेंसी से। इस एग्जाम्पल में हमने जो है आयरन लिया। आयरन का मास क्या है? 56। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा वो हो जाएगा 56 अपान इसका वैलेंसी क्या है? 2, तो ये आ जाएगा 27। और ये जो आ जाएगा ग्राम पर इक्विवेलेंट, जैसे ग्राम पर मोल होता है, इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसी तरह मान लो हमने मैग्नीशियम को लिया, तो मैग्नीशियम का मास क्या होता है? एटॉमिक मास 24, 24।
तो जो इसका इक्विवेलेंट मास आएगा, इक्विवेलेंट मास, इसको आप ई से लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ई। तो शॉर्टकट में इसको हम लिख रहे हैं इक्विवेलेंट मास ई। तो ये जो है इक्विवेलेंट मास ई से लिख सकते हैं। तो ई इक्वल टू मैग्नीशियम 24, वैलेंसी आपकी इसकी 2 है, तो ये कितना है 12 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये 12 ग्राम पर इक्विवेलेंट हो गया। तो इस तरह से आपने एटम का इक्विवेलेंट मास निकालना सीखा। जैसे सोडियम है तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, मास कितना होता है 23, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाए 23/1, तो ये 23 ही आ जाएगा 7 यूनिट। तो ये तो हुआ इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है। किसी भी एलिमेंट को आपको निकालना है तो उसका इक्विवेलेंट मास आप उसका जो है एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब सेकंड पर आते हैं, अगर किसी एसिड, बेस या सॉल्ट का हमें निकालना है तो क्या करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। अगर आपको किसी एसिड, बेस या सॉल्ट का निकालना है तब क्या करेंगे, चलिए ये देखते हैं। मान लो सेकंड में हमें किसी एसिड का निकालना है, तो हम ये लिख रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो एसिड का जब निकालते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं मोलर मास ऑफ एसिड अपान में एसिड के केस में होता है उसका बेसिसिटी। क्या होता है बेसिसिटी, अब समझिए बेसिसिटी कैसे निकालते हैं। बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। H प्लस कितने रिप्लेस कर सकते हैं, कितने H प्लस को आप रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, जो है रिप्लेस कर रहे हैं, कितने रिप्लेसेबल जो है H प्लस है, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। तो बेसिसिटी के आधार पर जो आपके एसिड होते हैं वो होते हैं मोनोबेसिक, और मोनोबेसिक में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा सकता है, जैसे HCl है, HBr है, HI है, HF, ये आपके। और इसके अलावा ऑर्गेनिक में फार्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इनमें देखो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और इसलिए ये मोनोबेसिक है। तो इनका जो बेसिसिटी क्या है वो 1 है। मोनोबेसिक में बेसिसिटी क्या 1 है। उसी तरह आपके डाई बेसिक होते हैं, डाई बेसिक में इनका बेसिसिटी क्या होता है 2, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं, जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और कार्बोनिक एसिड है H2CO3। इसमें आप HNO3 भी ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO2 ले सकते हैं, नाइट्रस एसिड। इसमें आप देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, जिसमें 2 हाइड्रोजन है। और इसी के बाद हम लेते हैं ट्राइबेसिक, या फिर हम कह सकते हैं पॉलीबेसिक। अगर आपके 2 से ज्यादा हैं तो उसको हम पॉलीबेसिक बोल सकते हैं, जैसे कि H3PO4। तो इसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, और इसका जो बेसिसिटी है वो 3 है। तो आइए देखते हैं, अगर कोई एसिड है तो उसका हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, समझिएगा। जैसे एग्जांपल में सबसे पहले हम HCl लेते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। तो हम जो है क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। तो पहला हम ले रहे हैं HCl। तो HCl के केस में इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास 1, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 35.5, अपान में इसका जो बेसिसिटी 1 है, तो ये हो जाएगा 36.5/1, और ये आ जाएगा 36.5, और ये हो जाएगा ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लियर है। मोलर मास आपको पता है, इनको हम ऐड कर देते हैं, इसके मास और इसको, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा समझे। यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मास लिख दे रहा हूँ कुछ एलिमेंट का, जैसे कि हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1 होता है, ठीक है, और कार्बन का कितना होता है 12 होता है। उसके अलावा आपका जो है Cl का कितना होता है 35.5 होता है, Br का कितना होता है 81 होता है। उसके अलावा आप जो है जो भी यूज होंगे, मान लो सोडियम यूज होता है तो उसका कितना होता है 23, और मैग्नीशियम अगर यूज होता है तो उसका हो जाएगा 24। अगर आपका नाइट्रोजन यूज होता है 14, फास्फोरस में आप 31 यूज कर लीजिएगा, और जो है सल्फर का क्या होता है 32, ऑक्सीजन में आप 16 यूज कर लीजिएगा। बाकी आपको जो है पता ही है, कार्बन का 12 पता ही है, ठीक है। अब हम जैसे इसमें हम एक और कोई एग्जाम्पल ले लें, जो आप बोले, मान लो हमने ले लिया एसिटिक एसिड ले लें, ये भी मोनोबेसिक है, तो इसमें सेकंड में हम एसिटिक एसिड लेते हैं CH3COOH। तो इस केस में इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड का मास कितना हो जाएगा भाई, एसिटिक एसिड का तो पहले मोलर मास निकाल लें। कार्बन कितने हैं 2, 1 2, तो 12 × 2 हो जाएगा, प्लस
हाइड्रोजन कितने 3 ये 4 तो 1 इंटू 4 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितने 2 तो 2 इंटू 16 हो गया, ये ऐड करके आ जाएगा 60। तो इसका मोलर मास कितना है 60 और इसका बेसिसिटी कितना है, क्योंकि एसिड है एसिड 1 तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो इसका मोलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों सेम है। चलिए कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें इनका अलग हो, जैसे डाइबेसिक है। तो थर्ड एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने लिया है H2SO4। H2SO4 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इसका मोलर मास आएगा आपका 98। जैसा कि हम जो है 98 कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 तो 16 इंटू 4 ये आ जाएगा 98। तो ये क्या हो जाएगा 98 डिवाइड बाई, ये डाइबेसिक है तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 49। यूनिट आपकी सेम रहेगी ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब तुम चाहो तो ये ट्राइबेसिक क्या कर सकते हो, तो H3PO4 है, थर्ड हम ले लेते हैं, फोर्थ जो है तो H3PO4। तो इसका जो है पहले तो मोलर मास निकालो, 3 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 3 हो गया, प्लस फास्फोरस 31 प्लस 16 इंटू 4, इसको ऐड करिए कितना आ जाएगा, ये तो 3 आ जाएगा, ये 34 हो जाएगा और ये जो है टोटल मिला के आएगा ये भी 98। तो इसका जो है आपका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा 98 डिवाइड बाई 3। चलिए भाई ये कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2 6, ये 32.66 ग्राम पर इक्विवेलेंट वही यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस। तो इस तरह से आपने इनका एसिड, जो एसिड होते हैं उनका इक्विवेलेंट मास निकालना सीखा। अब चलिए आते हैं हम जो है, अगर मान लो कोई बेस है, बेस के केस में कैसे निकालते हैं। चलिए लेट अस कंसीडर अ बेस। अगर बेस है तो बेस का हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, चलिए आइए देखते हैं बेस का कैसे निकालते हैं। बेस में क्या होता है, जैसे आपका ये थर्ड है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, तो बेस का क्या है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस हम निकालेंगे तो E इट इज इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इसका फार्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा मोलर मास। मोलर मास ऑफ बेस अपान में बेस का क्या हो गया एसिडिटी। बेस की होती है एसिडिटी। एसिडिटी क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस, कितने OH माइनस को आप हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। इसके बिहाफ पर बेस को आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे मोनो एसिडिक। मोनो एसिडिक का मतलब है कि जिसमें एक OH हो, जैसे NaOH है, KOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके क्या है सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्या है मोनो एसिडिक। अगर हम यूज करते हैं डाई एसिडिक, तो डाई एसिडिक में जिसमें 2 हों, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अलावा हम यूज करेंगे पॉली एसिडिक में 2 से ज्यादा है, जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें 3 है, ये ट्राइबेसिक है, ठीक है। तो इनके केस में हम निकालते हैं इनका इक्विवेलेंट मास। चलिए आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। यहाँ पर लाइन खींच दी है हमने। हम मान लो हम पहला एग्जांपल लेते हैं NaOH। NaOH का हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होगा मोलर मास ऑफ NaOH। तो NaOH का मोलर मास क्या हो जाएगा बताइए, 23 सोडियम है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, मिला के आएंगे 40। तो 40। NaOH का एसिडिटी क्या है, ये मोनो एसिडिक है तो इसका एसिडिटी 1 होगा, डाई एसिडिक एसिडिटी 2 होगा और ये 3 होगा। ये ट्राई पॉली में मतलब ये चूंकि हमने ट्राई यूज किया तो इसमें 3 होगा, पॉली में टेट्रा है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 40/1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब हम एक और कोई एग्जांपल KOH ले लें। मान लो हमने KOH ले लिया तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 39 + 16 + 1 कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 39 40 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 56, ठीक है। और ये इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 1, तो ये कितना आ जाएगा 56, सेम आ जाएगा ग्राम पर इक्विवेलेंट। अच्छा हम थर्ड लेते हैं। थर्ड में मान लो हमने ले लिया ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस इसका मोलर मास, कैल्शियम का मास कितना होगा 40 प्लस, अब ये जो है OH का होल ट्वाइस है ना, तो ये 2 और अंदर क्या हो जाएगा OH 16 और प्लस जो है हाइड्रोजन का 1, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 74। ये टोटल जो वैल्यू आ जाएगी जो है 74 आ जाएगी, ठीक है। अब ये कैसा है डाइएसिटिक है ना, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 74 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा बताइए, इसका हाफ कर देंगे 74 का जो है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 37 आ जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम पर इक्विवेलेंट। चौथा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, मान लो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और जो है इसका बताइएगा मोलर मास क्या हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा 27 प्लस 3 से मल्टीप्लाई है क्योंकि ये 3 है ना, और ये कितना ऑक्सीजन कितना है 16 और प्लस कितना है आपका 1, तो ये हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 16 17 तो 51 51 और मिला के कितना हो जाएगा जो ऐड करिए इसको जो है ये आ जाएगा आपका जो है 78। तो ये इसको आप डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट मास इसका हो जाएगा 78 डिवाइड बाय 3, जो भी वैल्यू आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 कैरी 26, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 कैरी और जो है 18, ठीक, तो ये 26 आ जाएगा और यूनिट वही रहेगी ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से आपने बेस का निकाला। अगर आपको मान लो कोई सॉल्ट दे दिया गया है तो उस केस में कैसे निकालेंगे, इन केस आपको बोल दिया गया कि सॉल्ट का आप निकालिए, किसका निकालिए सॉल्ट का। तो सॉल्ट का कैसे निकालेंगे देखिए, चौथे नंबर पे हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। तो ये हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि नॉर्मेलिटी जब आपको निकालने के लिए आएगी तो फिर इसका बहुत जरूरी है, नॉर्मेलिटी जानने के लिए आपको इक्विवेलेंट मास की जानकारी होना जरूरी है। तो वही आपको हम बता रहे हैं, एसिड का हो गया, बेस का हो गया, एलिमेंट का हो गया, अब सॉल्ट का हम बता रहे हैं चौथे नंबर पर। अगर कोई सॉल्ट है, सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो इसमें अगर सॉल्ट है, सॉल्ट में जैसे आपका NaCl है, KCl है, Al2SO4 का होल थ्राइस है, तो इस तरह से कोई सॉल्ट है, K2SO4 है, अगर कोई सॉल्ट है तो उसका हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो इसका जो सॉल्ट का है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा, क्योंकि मोलर या फार्मूला मास ऑफ, इसके सॉल्ट में फार्मूला मास होता है फार्मूला मास ऑफ सॉल्ट, और फार्मूला मास ऑफ सॉल्ट, और इसके बाद हम लेंगे, क्योंकि फार्मूला मास सॉल्ट में हम मोलर मास की वजह उसका नाम बदल दिए हैं फार्मूला मास, बाकी चीज वही है, मतलब दैट इज द सेम थिंग, है वही, लेकिन हम इसका नाम बदल दिए हैं फार्मूला मास बोल दिए हैं। जबकि ये फार्मूला मतलब निकाला वैसे जाता है जैसे हम मोलर मास निकालते हैं, सिमिलर तरीके से ही निकाला जाता है फार्मूला मास, और अपान में इसका जो है हाईएस्ट पॉजिटिव वैलेंसी ले सकते हैं, हाईएस्ट पॉजिटिव वैलेंसी, पॉजिटिव चार्ज या हाईएस्ट चार्ज ले लें, हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना हाईएस्ट उसको हम ले सकते हैं। चलिए एग्जांपल में मान लो हमने लिया, पहले मान लो हमने NaCl लिया, तो NaCl एक ले रहे हैं हम NaCl, तो NaCl में जो आप ये टूटेगा तो ये Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में, तो पॉजिटिव चार्ज एक है हाईएस्ट, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, इसको पहले जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 28, इसका मास कितना हो जाएगा फार्मूला मास 23 प्लस 35.5, तो ये मिला के क्या हो जाएगा 58.5, तो इक्विवेलेंट मास इसका क्या हो जाएगा 58.5 अपान में 1, तो वही आ जाएगा 58.5, ठीक है, क्योंकि एक ही है। अब हम ये अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं, Al2SO4 का होल 3। चलिए हमने लिया इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3, तो पहले तो इसका हम मास निकालते हैं। तो एल्युमिनियम का होता है 27 इंटू 2 प्लस, अब 3 से मल्टीप्लाई है ये 3, सल्फर क्या है 32 प्लस 1 इंटू, सॉरी ये कितना 16 ऑक्सीजन इंटू 4, इसको ऐड करोगे, ये ऐड और मल्टीप्लाई करो तो 342 आएगा, ठीक है। अब 342 है और इसका हाईएस्ट वैलेंसी क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट ब्रेक किस में होगा
2Al 3 प्लस जो है 3SO4 2-। तो यहाँ पर 2 Al है और एक Al का बैलेंस जो चार्ज है वो 3 है, 3 प्लस का। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 6 प्लस का। मतलब ये इसका जो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा वो होगा 342/6। अब इसको कैलकुलेट कर लिए तो ये कितना आ जाएगा जो है 6×5 30, 4/6 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 57। तो 57 क्या है इसका इक्विवेलेंट मास है। तो ये आपने जो है सॉल्ट का निकाल लिया। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, सॉल्ट का हो गया और जो है आयन का बात करेंगे। हम कुछ आयन्स की बात कर लेते हैं, सॉल्ट के बाद हम बात कर लेते हैं आयन्स की। अगर आपके पास कोई आयन है और आयन का निकालना है तो उसका कैसे निकालेंगे। तो पहले हमने एलिमेंट किया, एलिमेंट के बाद हमने जो है एसिड किया, बेस किया, सॉल्ट किया और जो 5th नंबर पर हम जो है इक्विवेलेंट मास ऑफ बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ जो है आयन। आयन की बात करते हैं। आयन का मतलब जैसे आपका जो है NO+ है और जो है NO2+ है और जो है SO4 2- है, SO3 2- है, PO4 3- है। ये आयन है। इनका जो है हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। तो इस केस में क्या करते हैं, इसका फार्मूला जो बनेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, तो इनका जो है मोलर मास या फार्मूला मास लिख दें, फार्मूला मास ऑफ आयन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ आयन। ठीक है, तो इसको हम फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, फार्मूला ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि आयन है। फार्मूला मास ऑफ मेथड वही है, आयन अपान में इसका जो है चार्ज कितना है। ठीक है, तो जैसे मान लो हम पहला निकाल रहे हैं NO+ का, तो NO+ का जब आप निकालोगे तो इसका जो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा NO, तो इसका फार्मूला मास, तो इसमें नाइट्रोजन कितना है 14, ऑक्सीजन कितना है 16, तो ये मिला के कितना हो जाएगा 30। तो ये 30 अपान में चार्ज कितना है 1, तो ये 30 आ जाएगा इसका आंसर। दूसरे में हम ले लेते हैं NO2+, तो NO2+ है तो नाइट्रोजन कितना है 14, ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो मिला के कितना हो जाएगा 32 32। इनको ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा बोलो जो है 46 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना है 46 डिवाइड बाय चार्ज कितना है 1, तो ये भी 46 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये यूनिट सेम रहेगी, ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब देखिए मान लो हम सल्फेट लेते हैं SO4 2-, इसका मास पहले निकालो कितना हो जाएगा, फार्मूला मास सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन के कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 4, तो ये 16 चौको 64 और प्लस 32 मिला के हो जाएगा 96। इनको आप ऐड करिए, 16 चौको 64 64 प्लस 32 96। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 96। चार्ज कितना है 2 से डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा 48। ठीक, अच्छा अगला हम ये वाला ले लें, मान लो